स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ सर आपका अपने YouTube चैनल वीएस कंपटीशन में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से क्या पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग को पता होगा, मैंने जनरल साइंस में सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें मैंने आपको एक लेसन मापन तथा मात्रक के बारे में बताया और उसमें मैंने आपको 4 लेक्चर क्या थ्योरी टाइप के कराया और एक लेक्चर मैंने एमसीक्यू का करवाया था। तो दोस्तों, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे होंगे वो अच्छे से जाकर देखें। आज मैं उसी के आगे क्या जारी रखते हुए नया चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है कार, सामर्थ्य तथा ऊर्जा। और देखा जाए दोस्तों तो इस यूनिट में आपको 3 शब्द दिख रहे होंगे, कार दिख रहा होगा, सामर्थ्य दिख रहा होगा, ऊर्जा। और सीधी बात है, मैं इसके क्या होगा 3 लेक्चर बनाऊंगा। तो आज दोस्तों हम क्या करेंगे, कार के बारे में डिस्कस करेंगे। कार क्या होता है और कैसे दैनिक जीवन हमारे कार किस हिसाब से होता है, फिजिक्स के अनुसार कार क्या होता है। और दोस्तों, अगर देखा जाएगा ये चैप्टर देखा जाए तो जैसे लोको पायलट हुआ या ग्रुप डी हुआ तो इसमें से न्यूमेरिकल बनने के बहुत चांस होता है दोस्तों। मैं थ्योरीज प्लस उसके साथ फार्मूले को प्रूव करवाते हुए अच्छी बताते हुए चलूंगा। तो दोस्तों, आप क्या करिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको सभी चीजें क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज केवल हम किसके कार के बारे में जानेंगे कि कार क्या होता है और इसका सूत्र फार्मूला कैसे होते हैं और कैसे कैसे ये अप्लाई किया जाता है और कहाँ कहाँ इसको हम समझेंगे। तो दोस्तों, जैसे अगर देखा जाएगा कार और हमारे जो फिजिक्स का कार होता है, जो हमारे दैनिक जीवन का कार होता है, अगर देखा जाए बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है इसमें। जैसे मान लेते हैं यदि हम नहा रहे हैं या खाना खा रहे हैं तो देखने में तो हमारे दिनचर्या में लगे कि हम कोई कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिजिक्स की दृष्टि देखा जाएगा तो एक कार्य नहीं माना जाएगा। या एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं, यदि आप क्या कोई दीवार है उसको क्या 5 दिन से गिरा रहे हो, लेकिन दीवार को गिराने में क्या आप असमर्थ रहे, तो उस स्थिति में क्या होगा, कार्य नहीं माना जाएगा। लेकिन हमारे दिनचर्या की दृष्टि से देखा जाएगा तो ऐसा लगे कि हमने बहुत सारा काम कर दिया है। तो दोस्तों, यही अंतर समझते हैं। तो बेसिकली अगर फिजिक्स में देखा जाए तो कार्य के लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है, विस्थापन। यदि किसी वस्तु पे आप बल लगा रहे हैं, यदि वो वस्तु विस्थापित हो जा रही है तभी क्या होगा, कार्य माना जाएगा। तो विस्थापन भी क्या होता है अगर देखा जाएगा तो सदिश राशि है। सदिश राशि इसका मतलब उसमें क्या होगा, दिशा की आवश्यकता होगी। तो बल हम लगा रहे तो वस्तु क्या हर दिशा में क्या होती है, घूम सकती है। तो उसी हिसाब क्या होगा, कार्य बटा गया है। तो कहीं कहीं कार्य ऋणात्मक हो जाता है, कहीं कहीं धनात्मक हो जाता है, कहीं कहीं क्या होता है, शून्य होता है। तो उसी को हम समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई मेज लिए, मेज बना लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यदि क्या अगर इस पे अगर इधर से हम कोई बल लगाएंगे, अगर यदि इधर से कोई बल लगाया जा रहा है तो क्या होगा, तुरंत विस्थापित हो जाएगी। यानी देखो ये विस्थापन हुआ और बल भी इसी दिशा में काम कर रहा है। तो बल और दिशा इसी दिशा में तो इसी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, कार्य कह देंगे। लेकिन इस स्थिति तो कार्य माना जाएगा। यदि कोई वस्तु क्या बल की दिशा में विस्थापित हो तो विस्थापन और बल का गुणा कर देंगे तो कार्य मिल जाएगा। लेकिन यदि हम इस पे निकाल दिया जाए, यदि यहाँ पे क्या है, अगर हम कोई बल क्या है उसके ऊपर से लगा रहे हैं, तो बताओ अगर कोई चीज ऐसे है, ऐसे बल लगाए तो कहा वो जमीन तो धंसेगी नहीं, यानी वहां पे विस्थापित नहीं होगी। तो आप क्या पूरा दिन अगर इस पे बल लगाओगे तब भी क्या किया गया, कार्य क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। यानी कार्य जो होता है एंगल पे भी डिपेंड करता है और डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन में भी डिपेंड करता है। तो दोस्तों, मैं अब उसको विस्तार से आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ हर चीज, ध्यान से देखिएगा। अब इसको पहले डिफिनेशन समझती है, तो मैंने यहाँ पे डिफिनेशन लिख दी है। यदि किसी वस्तु पर बल लगाने पर वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो तो लगाए गए बल तथा विस्थापन के गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो दोस्तों, तो कार्य को हमेशा हम किससे लिखते हैं, W। मान लेते हैं किसी वस्तु पे कितने बल लगाया जा रहा है आप, और क्या हो तो बल की दिशा मान लेते हैं D मीटर क्या विस्थापित हो रही है। तो कार्य का सूत्र हमको क्या मिल जाएगा कि W बराबर बल गुणे विस्थापन। ये क्या होता है, कार्य की परिभाषा। या तो इस फार्मूले बेस पे हम क्या अगर परिभाषा बताना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, यदि किसी वस्तु पर या बल लगाने पर वह बल की दिशा में क्या हो, D मीटर विस्थापित हो तो उस वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा, W होगा। तो दोस्तों, ये फार्मूला होता है। अब समझते हैं जो किया गया कार्य होता है कितने प्रकार का होता है, किया गया कार्य। तो किया गया कार्य अगर देखा जाए दोस्तों 3 होता है, धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा और क्या होगा, शून्य भी होगा। तो इस पे कंडीशन होती है। तो धनात्मक किया गया कार्य कब होगा, यदि हम क्या हो रहा है कि बल की दिशा में क्या कोई वस्तु विस्थापित हो, यदि हम ऐसे बल लगा रहे हैं और वस्तु भी क्या इधर ही विस्थापित हो, तो उस स्थिति में किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। और ऋणात्मक कब होगा, जिससे मान लेते हैं कोई ऊंचाई है, मान लेते हैं, ठीक है, यहां से मान लेते हैं कोई चीज आप ले जा रहे हो
और यहाँ पे आप ऐसे इस पे फोर्स लगा रहे हो इस तरफ की, लेकिन क्या हो रहा है, लुढ़क के इधर चला रहा है। लेकिन मतलब समझते हैं कि आप इधर फोर्स लगाए लेकिन ये इधर लुढ़क के चला रहा है, यानी क्या हो रहा है, विपरीत दिशा विस्थापित, कि आप इधर धक्का दे रहे हैं लेकिन ये इधर आ रहा है। तो इस कंडीशन देखा जाएगा क्या होगा, किया गया कार्य ऋणात्मक, कि जितना आप उधर बल लगाओ उतना फिर फिसल के पीछे आ जा रहा है। तो इस स्थिति में क्या होता है, किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। और शून्य कब होगा, शून्य अभी जो मैंने मेज का एग्जांपल दिया था, मेज ले लेते, कोई चेयर ले लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक। अगर यदि आप क्या इधर से अगर कोई फोर्स लगा रहे हो तो ये विस्थापित हो जाए धनात्मक, लेकिन इसके ऊपर से आप कोई फोर्स लगाए इस पर, तो क्या होगा, ये विस्थापित नहीं होगा, चाहे आप क्या इससे पूरा दिन पर लगाते रहे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, किया गया कार्य शून्य होगा। तो यह क्या होगा, विस्थापन। ये क्या होगा, विस्थापन अगर तीन प्रकार से, क्योंकि विस्थापन आपने पढ़ा होगा, विस्थापन पे क्या होता है, सदिश राशि और ये धनात्मक ऋणात्मक शून्य तीनों हो सकता है। तो इसी प्रकार से अगर ये जो राशि है कार्य विस्थापन से मिलके अगर बन रहे हैं तो सीधी बात है विस्थापन का गुण क्या इस कार्य में आएगा, इसलिए क्या हो जाता है, कार्य धनात्मक ऋणात्मक और शून्य तीनों होता है। ये तो इसकी डिफिनेशन थी। और मान लेते हैं इसके एग्जांपल, मान लेते हैं एग्जाम्पल अगर ले लिया जाए, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। यदि उसमें कोई विस्थापित हो तो क्या होगा, किया गया कार्य माना जाएगा, और विस्थापित नहीं हो रही है तो किया गया कार्य नहीं माना जाएगा। जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ये कई बार पूछा भी गया, यदि कोई व्यक्ति है दीवार को 3 दिन से गिरा रहा है लेकिन दीवार नहीं गिर रही है, तो इस वस्तु उस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो दीवार अगर विस्थापित नहीं हो रही तो चाहे पूरा दिन लगे रहो, क्या होगा, किया गया कार्य शून्य माना जाएगा। उसी प्रकार मान लेते हैं कोई पेड़ काट रहे हो आप, और पेड़ भी क्या काटने में असमर्थ रहे, तो वो विस्थापित नहीं हुआ, तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। और उसी प्रकार यदि मान लेते हैं कोई बोरा लिए आप और अपने पीठ पर लेकर कहीं बेचने ले गए, लेकिन वो बिका नहीं, फिर वापस लेकर अपने घर चले आए, तो इस स्थिति में क्या होगा, किया गया कार्य शून्य होगा। क्योंकि जो आप बोरा ले गए थे गेहूं का बेचने के लिए, वो बिका नहीं और जहां था वहां फिर आ गया, यानी विस्थापन एकदम ना के बराबर, यानी शून्य हुआ, इसलिए किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन वैसे देखा जाएगा तो कार्य क्या हुआ, हमने किया कि पीठ पे लाद के ले गए, उसके बाद क्या वापस लेकर आए, तो हमारे दैनिक दिनचर्या के हिसाब से तो कार्य किए, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से क्या हुआ, कार्य नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों अब इसके थोड़े आगे समझते हैं इसका फार्मूला। अब फ्रेंड आगे देखते हैं। मैंने बताया जो कार्य होता है किस पर निर्भर करता है, विस्थापन पर, और उसके साथ कहीं कहीं क्या कोण पर भी निर्भर करता है। ये क्या, यदि आप क्या कि किस एंगल पे उस पे फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा, कार्य पर निर्भर करेगा। और विस्थापन तो अभी मैंने बताया धनात्मक ऋणात्मक शून्य। अब इसको समझते हैं, मान लेते हैं कि किया गया कार्य जो होता है कोण पर कैसे निर्भर करता है, यानी थीटा पर। यदि मान लेते हैं कोई बॉक्स है और ये क्षैतिज तल पर रखा गया है, ठीक है, और यदि आप क्या इधर से अगर फोर्स लगा रहे हैं इस पर, अगर आप फोर्स लगाए मान लेते हैं यहाँ से, जो आपका हाथ है, आप यहाँ से इस बॉक्स में जो कोण बना रहे हैं, मान थीटा कोण में बना रहे हैं, तो क्या होगा, ये क्या होगा, आराम से विस्थापित हो जाएगा। लेकिन यदि आप क्या किए, आप थोड़े मान लेते हैं ये बॉक्स ऐसे, और क्या आप इधर से लगाए, यानी ऐसे खड़े हो और आप क्या सीधा डायरेक्ट फोर्स लगा रहे हो, यानी 90 अंश पे लगा रहे हो, तो बताओ इस स्थिति में कहीं विस्थापित होगा। कि मान लेते हैं हम क्या कोई मेज है और उस पर ऐसे ही बल लगा रहे हैं, तो क्या होगा, ये 90 डिग्री बनेगा, और 90 डिग्री का एंगल बना तो बताओ नीचे वो धसेगा तो नहीं, कि हाँ इतनी ताकत नहीं कि आपकी क्या उसको धसा दोगे नीचे, यानी वो विस्थापित होगा नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये शून्य होगा। लेकिन इसी चीज पर आप यदि थोड़ा क्षैतिज बल लगा देंगे, तो क्षैतिज बल लगाएंगे तो ये मान लेते थीटा एंगल 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, 50 60 कुछ भी हो सकता है। अब ऐसे लगाएंगे तो क्या होगा, ये खसकना स्टार्ट कर देगा एक का। तो इसी हिसाब से क्या होता है, कार्य भी निर्भर करता है। तो ये पूछता है कि किस एंगल पर कार्य अधिकतम होता है, किस एंगल पर कार्य ऋणात्मक होता है, और किस एंगल पर कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के हिसाब पहले फार्मूला बना देते हैं। मान लेते हैं ये पढ़े कि W बराबर क्या होता है, F इंटू डी। अब हमको बल कैसे लगाना है, यहाँ पे जो ले आया जाएगा, जो कोण लिया जाएगा, कास के पद में लिया जाए, साइन के पद में या टैन के पद में। तो दोस्तों हमको देख रहे हैं अगर लंबवत लगा रहे हैं तो साइन क्या ऊर्ध्व घटक होता है, तो वो साइन चलता है, तो यानी वहां पे कोई मतलब वहां पे कार्य हो ही नहीं पा रहा है। इसका मतलब क्या, हमको क्या ऊर्ध्व घटक नहीं बल्कि क्षैतिज घटक लेना है, और क्षैतिज जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, cos थीटा होता है। तो cos थीटा यहाँ पे इसलिए होता है क्या, गुणा कर दिया जाता है कि अगर यहाँ पे क्षैतिज लिए तो क्षैतिज विस्थापित हो रहा है, तो उसके लिए क्या चलता है, cos थीटा। तो यदि अब इसकी परिभाषा या इस फार्मूले के हिसाब से परिभाषा बताया जाए तो क्या होगा इसकी परिभाषा, यदि किसी वस्तु पर या बल लगाने पर वह थीटे कोण से डी मीटर विस्थापित हो तो उस वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा, W जूल होगा। तो दोस्तों ये क्या होता है इसका फार्मूला। अब इसको समझते हैं कब अधिकतम होता है, कब न्यूनतम होता है।
तो आपको कुछ वैल्यू याद रहनी चाहिए काश के पद में। जैसे यदि हम थीटा बराबर ले लेते 90 डिग्री और थीटा बराबर मान लेते हैं हम 90 से छोटा मान लेते हैं और थीटा बराबर 1 मान लेते हैं, क्या है 0 1। तो इन्हीं कंडीशन पे क्या होता है पूरा निकलता है, इससे ज्यादा कहीं नहीं मिलेगा, या तो 60 मिल जाएगा, तो 60 मिलेगा, सीधी बात है 90 छोटा होगा, तो उस कंडीशन में हमको वैल्यू याद रहनी चाहिए। तो दोस्तों यदि क्या होगा थीटा बराबर 90 है तो काश के पद में देखा जाए काश 90 की वैल्यू कितनी होती है, काश 90 की वैल्यू जो होती है 0। तो काश 90 की वैल्यू अगर 0 हो रही है तो इसका मतलब समझे उस स्थिति में किया गया कार्य शून्य होगा। और इसको या ऐसे पूछ सकता है कि अगर यदि किसी वस्तु पर लंबवत बल लगा रहे तो उस पर किया गया कार्य कितना होगा, तो हमसे समझ जाना 0, यानी 0 0। और यदि लिया जाएगा थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान क्या 90 छोटा होगा, तो उस स्थिति में किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक। जैसे मान लेते हैं थीटा से 90 छोटा क्या होता है, 30 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है। देखा जाए इसकी वैल्यू कितनी होती है, काश 30 अंश की √3/2 और काश 60 की वैल्यू 1/2 और इसकी वैल्यू 1/√2। अगर देखा जाए तो पॉजिटिव आ रहे थे, किया गया कार्य क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब यदि लिया जाए थीटा बराबर 0 अंश, तो थीटा बराबर 0 अंश मतलब क्या हो, कोई कोण नहीं, आप डायरेक्टली ऐसे बल लगा दे तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये अधिकतम। क्योंकि काश के पद में काश 0 अंश का मान कितना होता है 1, और यही क्या होता है काश का मान होता है अधिकतम। तो अगर देखा जाए पूछेगा कि किया गया कार्य किस एंगल पर क्या होगा अधिकतम, तो बताएंगे 0 डिग्री पर। और किस एंगल पे क्या होता है धनात्मक होता है, तो बताएंगे क्या होगा 90 से छोटा अगर थीटा का मान रहेगा तो क्या धनात्मक होगा, और 0 अगर लिया जाएगा थीटा बराबर क्या रखेंगे हम 90 अंश रखेंगे। ये तो होता है कार्य की मतलब आपको समझ में आया, कार्य कोण पर भी निर्भर करता है और विस्थापन में भी निर्भर करता है। और कभी कभी देखो इसमें मैंने धनात्मक बताया अधिकतम बताया, अब ऋणात्मक पूछ लेगा तो क्या होगा, तो सीधी बात है अगर थीटा की वैल्यू क्या आ जाए 90 से बड़ी आ जाए, तो 90 से बड़े जाएगा तो यानी 180 के रेंज में रहेगा, 180 और 90 के बीच में जितने भी थीटा के वैल्यू होंगे क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। जैसे मान लेते हैं काश 120 अंश का मान, तो माइनस कितना होता है 1/2 होता है, काश 150 अंश का मान लेंगे तो कितना -√3/2 होगा। तो क्या हो गया ऋणात्मक चीजें हमको मिल रही है। तो इस स्थिति में बाकी यही पूछा जाता है, आपको ये कंडीशन हमेशा याद रहनी चाहिए कि लंबवत रहेगा तो थीटा बराबर 90 पुट करेंगे तो इस स्थिति में क्या किया गया 0 होगा, और अधिकतम लेना थीटा बराबर क्या लेंगे हम 0 अंश, यानी क्या इस स्थिति में किया गया कार्य क्या होगा अधिकतम होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये कि आपको इसकी परिभाषा और इसके कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसके फार्मूला और इसके मात्रक की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि कभी कभी इसका मात्रक पूछता है तो मात्रक को हम कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में जानते हैं। कार के मात्रक समझते हैं कि कार के कितने मात्रक होते हैं और किस पद्धति में कैसे कार को मापा जाता है। तो कार के मात्रक, तो सीधी बात अभी मैंने फार्मूला बताया आपको, W बराबर F/D, यानी बल गुणे क्या होता है विस्थापन होता है। तो आपको पता होगा ये, अगर आपको नहीं पता तो मैंने क्या होगा मापन तथा मात्रक में क्या आपको पूरे क्या मूल राशियां बताएं और व्युत्पन्न राशि के मात्रक और सीरीज पद्धतियां वगैरह सब बताए हो। तो आप क्या करिएगा उस लेक्चर को अच्छे से अटेंड करिए, तभी आपको क्या समझ में आएगा बहुत ज्यादा। तो दोस्तों देखते हैं बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और इसका मात्रक क्या होता है कि विस्थापन मात्रक क्या हो मीटर। तो कार का एक मात्रक और देखा जाएगा तो क्या होगा न्यूटन और मीटर। अब देखो कार क्या होगा सीधी बात है राशि है, तो राशि दिया तो किसी वैज्ञानिक ने बताया होगा, तो वैज्ञानिक ने बताया तो उन्हीं के सम्मान पे कार का मात्रक बना दिया गया, और कार का मात्रक क्या रखा गया जूल। तो कार का जब एसआई मात्रक पूछ देगा तो मैंने बता भी दिया है आपको पहले लेसन में कि जितने भी एसआई यूनिट होती है वैज्ञानिक का जो नाम होगा, तो वैज्ञानिक का नाम हमेशा कितने बराबर होता है, सॉरी वैज्ञानिक के जितने भी नाम होंगे किसके एसआई पद्धति के बराबर होते हैं। तो कार का अगर एसआई मात्रक पूछेगा जूल बताएंगे, और व्युत्पन्न मात्रक, तो व्युत्पन्न मतलब होता है किसी चीज से उत्पन्न होकर आना, तो उत्पन्न हो आ रहा है कि नहीं, किससे उत्पन्न होकर आ रहा है सूत्र से, तो व्युत्पन्न मात्रक पूछेगा तो न्यूटन मीटर बताएंगे। और यही कभी कभी क्या इसको एमकेएस में लिखा जाता है। ठीक दोस्तों आप समझते हैं कभी कभी ये पूछ लेता है 1 जूल को परिभाषित कीजिए, तो 1 जूल को, और कहीं का ऑप्शन जब मैं आपको सॉल्यूशन इसका करवाऊंगा तो आप देखिएगा एनटीपी से जब लोको पायलट पान करवाऊंगा पूरा पेपर, तो आप देखिए इसके क्वेश्चन क्या होता है डिफिनेशन से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूँ। तो पूछता है कि 1 जूल को परिभाषित करिए, तो 1 जूल को हम कैसे परिभाषित करेंगे, तो 1 जूल को हम ऐसे लिख सकते हैं, सीधी बात है कार के बराबर 1 जूल आया, अब इसी के बराबर हम क्या निकालें 1 न्यूटन मीटर निकालें कि नहीं,
एक क्या होगा, न्यूटन मीटर। तो दोस्तों अब इसको परिभाषित करना है, तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे? यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर वह वस्तु कितनी मीटर, 1 मीटर विस्थापित हो, तो उस वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा, 1 जूल होगा। तो दोस्तों क्या बोला मैंने, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर वह वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो, तो उस वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा, 1 जूल होगा। अब इसको डायरेक्टली यही संबंध पूछ लेता है, तो 1 जूल बराबर हमको कहीं कहीं ऑप्शन में मिलेगा कि 1 जूल को किसके किसके बराबर लिखेंगे, तो 1 न्यूटन और ये मीटर के बराबर। तो जिस ऑप्शन में क्या होगा, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर, यही क्या होगा, हमारा सही ऑप्शन होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब इसके और आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया एमपीएस में हो गया मात्रक, और क्या है, एसआई पद्धति में हो गया। अब इसका मात्रक कभी कभी किसके पद में पूछ लेता है, सीजीएस पद्धति में। तो कार का सीजीएस पद्धति में मात्रक देखते हैं दोस्तों। तो कार का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है क्या, अर्ग। कार का सीजीएस, सीजीएस मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। और देखा जाएगा तो क्या होता है, जो प्रणाली बनाएंगे या पद्धतियां बनाएंगे उनमें से सबसे छोटी यूनिट होती है ये। तो देखा जाएगा तो इसका मात्रक होता है अर्ग। और अर्ग भी क्या है, वैज्ञानिक का नाम है। तो सीधी बात है, जूल भी वैज्ञानिक का नाम और अर्ग भी वैज्ञानिक का नाम। तो इसमें कभी कभी संबंध पूछ लेता है कि 1 जूल में बताइए कितने अर्ग होते हैं। तो फ्रेंड इसको देखते हैं हम, 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। यानी हमको क्या करना है, जूल से सीधा क्या होना, सीजीएस में जाना है। तो क्या करेंगे हम, उस यूनिट में 10⁻7 का गुणा कर देंगे तो कितने में बदल जाएगा, वो अर्ग में बदल जाएगा। और जैसे हमको पूछ लेगा कभी 1 अर्ग बराबर, 1 अर्ग पूछ लेगा तो इसी का अपोजिट जो प्लस है क्या हो जाएगा, माइनस 10⁻7 और क्या लिख देंगे, जूल। तो दोस्तों आपको दोनों ये पॉइंट आपको क्या हमेशा याद रहने चाहिए। तो ये होता है कार्य के मात्रक। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और फ्रेंड में ये तो क्या मैंने आज इसका केवल लेक्चर बताया, और कल जो मैं बताऊंगा आपको इसके क्वेश्चन करवाऊंगा। तो जो जिन लोगों को ये समझ में नहीं आया तो होगा, तो क्या होगा कल वो आपको अच्छे से, लेकिन क्या करना, उसको डायरेक्ट ना देने पहले एक बार इसको देखिएगा आप। वैसे भी क्या होगा, बहुत समझ में, मैं बहुत डिटेल में बताया हूँ हर चीज। तो दोस्तों जो क्वेश्चन कल होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, और आप क्या कर रहे हैं, वो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज वाले को देखेंगे तो और भी अच्छे समझ में आएगा। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छे समझ में आया होगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो क्या करें, ऐसे वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। और वीडियो रोज रोज क्या होती है, अपलोड की जाती है। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।